everyone, this is Naz. Welcome to my channel Maths Skill Academy. Friends, 10th क्लास के मैथ्स का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है रियल नंबर। तो आज हम रियल नंबर के बारे में बेसिक्स जानेंगे। रियल नंबर से पहले कौन कौन से हमारे नंबर्स आते हैं उनके बारे में जानेंगे। ये सारे जो टॉपिक मैं इस वीडियो में कवर करने वाले हूँ, लाइक नेचुरल नंबर, होल नंबर और आगे भी कई सारे नंबर, इन सबको मैं कवर करने वाली हूँ ये इस वीडियो में। तो ये 10th क्लास का टॉपिक तो नहीं है, ये टॉपिक है 6, 7 का। तो ये उन बच्चों के लिए है जो बेसिक्स नहीं जानते, जिनकी बेसिक्स बहुत कमजोर है। तो हम उन बच्चों को भी साथ में लेकर चलेंगे जो बच्चे बहुत कमजोर है, जिनको मैथ से लगता है डर। इसलिए हम हर एक टॉपिक की बेसिक्स को कवर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट है हमारा नेचुरल नंबर। द नंबर यूज्ड फॉर काउंटिंग आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। फ्रेंड्स, ये कह रहा है कि जो नंबर काउंटिंग यानी कि गिनती के लिए यूज होते हैं, जो नंबर गिनती के लिए यानी कि 1, 2, 3, 4, ये सारे जो नंबर्स हमारे गिनती के लिए यूज होते हैं। कैसे? जैसे हमें कुछ कहना कि वो कितना है, तो हम मान लीजिए 2 है तो हम कहेंगे 2 किताब, 3 सेब, 1 केला, 5 अमरूद। तो ऐसे ही आगे चलता जाएगा। ये इसको जो नेचुरल नंबर है, इसको हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या हिंदी में से इसकी डेफिनेशन सेम है कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ये जो हमारा नेचुरल नंबर है, एक बात बता दो आप लोगों को, ये 1 से शुरू होता है। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है। आप याद रखिए, कई बार कई एग्जाम्स में क्वेश्चन भी आ जाता है कि नेचुरल नंबर किससे शुरू होता है। तो नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है। उसमें कई सारे ऑप्शंस होंगे, 0 भी होगा, बट 0 से नहीं होता। 0 से होल नंबर शुरू होता है। नेचुरल नंबर हमारा हमेशा 1 से ही शुरू होता है। ठीक है, यही इसकी डेफिनेशन है। क्या गिनती में 0 को शामिल करते हैं? नहीं करते। 0 मतलब कुछ भी नहीं। ओके, तो हमारी जो गिनती की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हमारी नेचुरल नंबर्स कहलाती है। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। हमारा आगे होल नंबर्स। ओके, when 0 is included in the family of natural numbers, the resulting number system is called whole numbers. फ्रेंड्स, ये कह रहा है कि 0, अगर 0 को हम नेचुरल नंबर की फैमिली में इंक्लूड करते हैं, यानी कि हमारा नेचुरल नंबर क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आगे, तो हम इसमें 0 को भी इंक्लूड करते हैं, मतलब 0 को भी इसमें शामिल कर ले, तो हमारा जो ये नंबर सिस्टम बन करके आएगा, इसे हम कहेंगे होल नंबर। क्या कहेंगे? होल नंबर। ओके, अब अगर हम हिंदी में जानना चाहें तो होल नंबर को बोलते हैं हिंदी में पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, और डेफिनेशन इसकी ऐसी है कि प्राकृतिक संख्या के परिवार में, प्राकृतिक संख्या के परिवार में संख्याअंक, इसको एक साथ कह सकते हैं संख्याअंक। तो संख्याअंक 0 को शामिल करने पर प्राप्त संख्या परिवार पूर्ण संख्या कहलाता है। लिख दो डेफिनेशन हिंदी में। ओके,
तो चलिए लिखते हैं प्राकृतिक प्राकृतिक संख्या के परिवार में संख्या 0, ठीक है, 0 को शामिल करने पर प्राप्त संख्या परिवार पूर्ण संख्या कहलाता है। समझ गए आप लोग? प्राकृतिक संख्या के परिवार में संख्या 0 को शामिल करने पर प्राप्त जो संख्या परिवार होता है हमारा, मतलब फैमिली होती है नंबर्स की। तो अभी यहाँ पे कौन सी फैमिली है? जो नंबर है। तो अगर नेचुरल नंबर की फैमिली में हम 0 को शामिल कर देते हैं तो जो फिर वो बन करके आता है, जो निकल करके आता है, वो होता है हमारा पूर्ण संख्या। अब मैंने बताया था कि प्राकृतिक जो संख्या है वो 1 से शुरू होती है और आगे तक जाती है, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ 1 से पहले 0 लगा देना है। ओके, 1 से पहले 0 लगा देना है। तो 0 से शुरू होती है होल नंबर। पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है? 0 से शुरू होती है। ये है हमारा, 0 को छोड़ दे तो ये है हमारा नेचुरल नंबर, ठीक है, ये है हमारा नेचुरल नंबर। और अगर हम 0 को ऐड करते हैं तो ये है हमारा होल नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया होल नंबर? ओके, अब आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट है इंटीजर्स। अब ये क्या है? तो इंटीजर्स को हम कुछ यूं समझेंगे कि इसमें नेगेटिव नंबर्स भी शामिल हो जाते हैं। नेगेटिव नंबर्स मतलब जैसे ये 0 है तो 0 से बड़े भी तो कुछ संख्या है, 1 2 3 4। अब नेगेटिव नंबर्स इधर होते हैं, -1 -2 -3 -4। ये भी इनफाइनाइट तक जाते हैं। कहाँ तक जाते हैं? इनफाइनाइट तक जाते हैं। ओके, इनफाइनाइट का मतलब जिसकी कोई अंत ना हो, जिसकी कोई आखिरी छोर हो ही ना, इनफाइनाइट हो एकदम। अगर आप इस पे चलते जाएंगे ना तो आप पूरी जिंदगी भी चल लेंगे, आप पूरी जिंदगी नंबर्स लिख लेंगे फिर भी खत्म नहीं होंगे। ओके, और सेम बात है इस साइड, आप इस साइड चल लेंगे, पूरी जिंदगी आप चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे, लेकिन आप मर भी जाए फिर भी वो खत्म नहीं होने वाला, ठीक है। तो इसलिए ये इनफाइनाइट है, कोई भी इसकी आखिरी छोर का पता लगा ही नहीं सकता। ओके, तो ये जो हमारे नंबर्स होते हैं ना, -1 -2 -3, इसे हम ना नेगेटिव नंबर यानी कि ऋणात्मक संख्या, हिंदी में ऋणात्मक संख्या कहते हैं। ओके, और ये सब हमारे होते हैं पॉजिटिव नंबर। और हमारा जो 0 भाई साहब है ये न्यूट्रल होता है, ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, ये कुछ भी नहीं होता क्योंकि इसके पास कुछ होता ही नहीं है। अब जैसे एक एग्जांपल के जरिए समझेंगे कि एक हमारा दोस्त है पिंकी, ठीक है, और एक दोस्त है गोलू, और एक दोस्त है, क्या नाम रख लिया इसका? अच्छा चलिए दीपक। ओके, एक दोस्त है पिंकू, एक है गोलू और एक है दीपक। अब
दीपक के पास कुछ नहीं है, 0। कुछ भी नहीं होना मतलब 0। ओके। गोलू के पास मान लीजिए 10 रुपए का एक नोट है। ओके। और दीपक दीपक ने कहीं से दीपक ने कहीं से इसका एक अलग दोस्त है, जिसका नाम हम क्या रख ले, क्या रखते हैं, बक्कू। ठीक है। दीपक ने बक्कू से 50 रुपए उधार ले रखे हैं। नहीं, इतना उधार तो नहीं, ये तो छोटा बच्चा है, 50 रुपए कैसे उधार लेगा। चलिए मान लेते हैं 2 रुपए उधार ले रखे हैं। ओके। तो दीपक ने 2 रुपए उधार ले रखे हैं। तो हमने ये जाना कि पिंकू के पास 0 रुपए है, यानी कि वो यहाँ खड़ा है। ओके। गोलू के पास 10 रुपए है, यानी कि वो पॉजिटिव साइड में है। इसके जो 10 रुपए इसके अपने हैं। ठीक। अब इसके पास जो 50 रुपए है, इसने मान लो I mean 2 रुपए हैं, इसने जा करके चॉकलेट खरीदी और चॉकलेट खा ली। लेकिन इसने चॉकलेट अपने पैसों से नहीं खाई, इसने किसी और के पैसों से खाई, जो कि इसको देने हैं। अगर हम इससे पूछे कि तेरे पास क्या है, अभी कितने रुपए हैं, तो ये तो 2 रुपए का चॉकलेट खा चुका है। ठीक है। तो ये बोलेगा कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, पिंकू भी बोलेगा मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है, पिंकू जब बोलेगा कि मेरे पास कुछ नहीं है, तो रियली में इसके पास कुछ नहीं है, इसके पास सिर्फ 0 है। लेकिन जब दीपक बोलेगा ना मेरे पास कुछ नहीं है, तो ये झूठ बोल रहे हैं। अगर मैथमेटिकल पर्सपेक्टिव से देखे तो ये झूठ बोल रहे हैं। इसके पास कुछ नहीं है से भी कम रुपए है। मेरे कहने का मतलब है कि कुछ नहीं होता तो 0 रुपया होता, ना किसी को देने होते ना किसी से लेने होते। ठीक है। लेकिन ये 2 रुपए उधार मांग के खा चुका है, तो इसको 2 रुपए वापस करने हैं उसके। 2 रुपए इसके पास उधार है, तो उधार में आ जाता है ये नेगेटिव साइन, मतलब ये 0 से भी छोटा है। समझ में आया। सबसे अमीर कौन, गोलू। ऑब्वियसली बात है, 10 रुपए है उसके पास, कैसे नहीं अमीर होगा। ओके। तो फिर अब इन दोनों में पिंकू और दीपक में कौन अमीर, तो पिंकू और दीपक में पिंकू अमीर है, क्योंकि इसके पास 0 रुपए तो है, लेकिन इसको किसी को देने नहीं है, इसने किसी से उधार नहीं लिए। तो पिंकू और दीपक में पिंकू अमीर है। अब दीपक कैसे गरीब है, अगर वो मान लीजिए बाई चांस 2 रुपए कमा भी लेता है, या 2 रुपए उसके माँ बाप दे भी देते हैं, 2 रुपए मान लो पिंकू के माँ बाप ने दिए और 2 रुपए दीपक के माँ बाप ने दिए, तो अब दीपक क्या करेगा, ईमानदार है भाई, ईमानदार। आपकी तरह थोड़े ना, सॉरी मजाक कर रही थी। मतलब 2 रुपए जब इसके पास आए, इसके मम्मी पापा ने दिए, तो ये तुरंत ले जाकर के बंकू को लौटाएगा। तो इसके पास कितने हो जाएंगे, 0। इसके पास 2 और इसके पास 10। अब आपको तो साफ पता चल रहा, सबसे अमीर गोलू, फिर पिंकू, फिर दीपक। तो जो फर्स्ट हमारी कंडीशन थी उसमें गोलू के पास थी 10 रुपए, पिंकू के पास थी 0 रुपए और दीपक के पास थी -2 रुपए। अब उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा माइनस का कॉन्सेप्ट और ऋणात्मक संख्या क्या होती है, यानी कि नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं, आपको समझ में आ गए होंगे। तो ये है हमारे पॉजिटिव नंबर, ये है नेगेटिव नंबर और ये 0 जो कि न्यूट्रल होता है। ठीक है, आगे चले। ओके। तो डेफिनेशन इसकी इंग्लिश में है कि when negative numbers are included in the family of natural number, system is called integers. नेचुरल नंबर नहीं फ्रेंड्स, वहां पे होल नंबर होना चाहिए, यहाँ पे होल नंबर होना चाहिए,
बिकॉज हम होल नंबर की फैमिली मतलब 0, 1, 2, 3, 4 इसमें हम नेगेटिव नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, इसमें नेगेटिव नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, मतलब ऐड में इंक्लूड कर रहे हैं। तो ये जो हमारी फैमिली इंटीजर्स हुई, तो यहाँ पे नेचुरल नंबर्स नहीं होना चाहिए, हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो, सॉरी। यहाँ पे हमारा होना चाहिए होल नंबर। ओके, यहाँ पे होना चाहिए होल नंबर। सो जब आप नोट्स में इसको बताइएगा तो आप होल नंबर्स कर लीजिएगा, इसके लिए आई एम सॉरी। अगर हिंदी में इसकी परिभाषा यानी कि डेफिनेशन देखें तो वो कुछ यूं है कि पूर्ण संख्याओं के परिवार में ऋणात्मक संख्या को शामिल कर देने पर पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर की फैमिली में ऋणात्मक संख्या को शामिल कर देने पर प्राप्त जो संख्या परिवार है वो कहलाती है इंटीजर्स, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। इंटीजर्स को क्या बोलते हैं? पूर्णांक। ओके, तो हिंदी में डेफिनेशन है उन संख्याओं के परिवार में ऋणात्मक संख्या को शामिल कर देने पर प्राप्त संख्या परिवार पूर्णांक संख्या कहलाती है। ठीक, आगे चलते हैं। अब है हमारा रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को क्या कहते हैं हिंदी में? परिमेय संख्याएं। क्या कहते हैं? एक सेकेंड, परिमेय। राइटिंग पे कोई ध्यान नहीं देगा। परिमेय संख्याएं, ठीक है, परिमेय संख्या हिंदी में लिखिए। तो ये होती क्यों है? हम तो सब में यही जानते हैं कि ये होती क्या है। तो ये फ्रेंड्स वो संख्याएं होती है जो P बाई क्यू बोले तो P बाई क्यू ऐसे फॉर्म में लिखी जा सकती हो, जैसे 3/4। क्या इसकी तरह नहीं है? ऑब्वियसली है। तो ये हमारा रैशनल नंबर है, ठीक है। इसी तरह 1/2, 3/5, 1/3, 1/4, ये सारी जो संख्याएं होती है ये परिमेय संख्याएं होती है, ठीक है। लेकिन इसमें एक ये ध्यान रखना है कि जो क्यू है वो 0 नहीं होना चाहिए। क्यू 0 नहीं होना चाहिए। क्यू यानी कि ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 के बराबर है 3/0, ये संख्या अपरिभाषित होती है, यानी कि ये इसको परिभाषित ही नहीं कर सकते। ये संख्याएं मान लीजिए कि एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो P/Q के फॉर्म में लिखी जाने वाली सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, बशर्ते कि Q 0 ना हो। बशर्ते कि Q 0 ना हो। Q 0 हो जाएगा तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी। अब मेरा एक सवाल है, क्या 5 परिमेय संख्या है? क्या 5 परिमेय संख्या है? बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि नहीं, ये कहाँ P/Q के शक्ल में है। मैं कहूंगी है। कैसे? 5 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? 5/1। बताइए, लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते। तो क्या ये इसकी शक्ल का लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है, बिल्कुल है। कोई इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी हमारी जो इंटीजर्स हैं वो रैशनल नंबर है।
जितने भी हमारे इंटीजर्स है वो रैशनल नंबर है। 1 2 3 और इधर -1 -2 -3 ये सब इंटीजर्स है, तो ये सब रैशनल नंबर भी है। -2 ले लेंगे, -2/1 सबके नीचे अगर हम 1 लगा दे, हिंदी में इस p को कहते हैं अंश और इसको कहते हैं हर। तो हिंदी में इसको बोलेंगे कि अंश और हर में लिखी जाने वाली संख्याएं परिमेय संख्या कहलाते हैं, बशर्ते कि हर में 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो परिमेय संख्या आपने समझ ली। अब तो मेरा एक सवाल है कि क्या मैंने बताया कि सारे जो इंटीजर्स हैं वो परिमेय संख्या है। ओके, अब आप मुझे ये बताइए कि क्या सारे परिमेय संख्याएं इंटीजर्स हैं? सोचिए। अब हम किसी एक अपने जहन में जो हमारी यहाँ पे लिखा हुआ है, मान लीजिए हम 1/2 को लेते हैं, क्या हम इसको इंटीजर कह सकते हैं? नो, ये पूर्णांक नहीं है, ये पूर्णांक नहीं है, तो ये हमारा इंटीजर नहीं है। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि सारी जो पूर्णांक संख्या, सारी जो इंटीजर्स है वो परिमेय संख्याएं हैं, लेकिन सारी परिमेय संख्याएं इंटीजर्स नहीं है। ठीक है, सारी परिमेय संख्याएं इंटीजर्स नहीं है। मैंने एग्जांपल भी दिया 1/2। 1/2 रैशनल नंबर तो है, परिमेय संख्या है, बिल्कुल है, लेकिन क्या ये इंटीजर है? नहीं है। हम एक और एग्जांपल ले लेंगे, मान लीजिए 1/4, क्या ये परिमेय संख्या है? बिल्कुल है। अब हम पूछेंगे क्या ये इंटीजर है, क्या ये पूर्णांक संख्या है? बिल्कुल नहीं है। तो हम ये निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर है, लेकिन सारे रैशनल नंबर्स इंटीजर्स नहीं है। ठीक है, अब जो हमारे इंटीजर्स है वो तो रैशनल नंबर है ही, लेकिन इंटीजर्स के बीच में, जैसे 0 और 1 के बीच में कई सारे रैशनल नंबर होते हैं, कई सारे, बहुत सारे। जैसे हम कह लेते हैं 1/2 हो गया, 1/4 हो गया, 1/3 हो गया, 1/6 हो गया, 1/7, 1/8, इतने सारे। मतलब ये तो सिर्फ मैं इतना लिख पाई हूँ, हम इसको भी इनफाइनाइट कह सकते हैं। 0 और 1 के बीच में कितने रैशनल नंबर्स हैं, कितने रैशनल नंबर्स है, कितनी परिमेय संख्या है? कोई बोलेगा 100 है, कोई बोलेगा 200 है, कोई बोलेगा 400 है। नो नो नो, ना 100 है, ना 200 है, ना 400 है, ये है इनफाइनाइट। ओके, हम इन दोनों के अंदर भी जा सकते हैं। 1/2, 1/4, इनके भी बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर्स होगी। तो इसी तरह जो दो इंटीजर्स होते हैं उनके बीच इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं। तो अब ये भी हमारा रैशनल नंबर है। ठीक है, इसके बाद 2 है, ये भी हमारा रैशनल नंबर है। और ये जो इसके बीच में मिल रहे हैं, ये जो सारे इसके बीच में मिल रहे हैं, ये भी हमारे रैशनल नंबर्स हैं। तो ये सब हमारा रैशनल नंबर है, लेकिन ये 1 2 ये इंटीजर्स भी हैं। ठीक है, तो सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर होते हैं, लेकिन सारे रैशनल नंबर
इंटीजर्स नहीं होते। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा इरेशनल नंबर। नाम से ही पता चलता है कि रैशनल नंबर्स का उल्टा ही होगा। ठीक है, तो जिन संख्याओं को पी बाई क्यू की शक्ल में नहीं लिख सकते हैं उसको इरेशनल नंबर बोल देंगे। जिन संख्याओं को पी बाई क्यू की शक्ल में नहीं लिख सकते हैं उसको इरेशनल नंबर कहेंगे। अब वो कौन कौन सी संख्याएं होती है? तो वो होती है √2, √3, ठीक है, √5। इन संख्याओं को आपका ये टास्क है, इन संख्याओं को आप पी बाई क्यू की शक्ल में लिखने की कोशिश करेंगे। ओके, मैं जस्ट आपको बता दे रही हूँ कि ये संख्या इरेशनल नंबर है, लेकिन अब आपका ये होमवर्क समझ लीजिए। आपका ये होमवर्क है कि आप इन जो √2 जो है आप उसका वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, रूट है तो वर्गमूल ही तो निकलेगा। वर्गमूल निकालेंगे और पता करेंगे कि पी बाई क्यू की शक्ल में इसको लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। ठीक है, ओके, मैं कहती हूँ नहीं लिख सकते, लेकिन आप करके देखिएगा कि क्यों नहीं लिख सकते। तो ये हमारी इरेशनल नंबर्स होते हैं जिनको हम पी बाई क्यू की शक्ल में नहीं लिख सकते हैं। ओके, आगे चलेंगे। अब आता है हमारा रियल नंबर, जो हमारा चैप्टर का ही नाम है, रियल नंबर। 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं। उससे पहले मैं आप लोगों की बेसिक्स मजबूत कर रही हूँ। ठीक है, अब हमारा रियल नंबर आता है। तो हमने रेशनल नंबर समझा, हमने इरेशनल नंबर समझा। दोनों को मिला के हमारा रियल नंबर होता है। दोनों को मिला के रियल नंबर बनता है। बस इतना था ही कॉन्सेप्ट है। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को मिला करके रियल नंबर बनता है। इसकी डेफिनेशन क्या है? रियल नंबर आर द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स एंड irrational numbers. Real numbers are the set of all rational and irrational numbers. Rational और irrational numbers को अगर हम मिला दे तो हमारा होता है रियल नंबर। अब हम पूछेंगे क्या √3 रियल नंबर है? बिल्कुल है। रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर भी है और रियल नंबर भी है। क्या 1/2 रियल नंबर है? बिल्कुल है। 1/2 रियल नंबर भी है और रैशनल नंबर भी है, और ये दोनों एक ही फैमिली से जो बिलोंग करते हैं वो है रियल नंबर। ओके, 1/2 भी रियल नंबर है, √3 भी रियल नंबर है। ठीक है, तो रैशनल एंड इरेशनल को मिला देंगे तो हमारा बनेगा रियल नंबर। हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या। रियल नंबर को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्याएं वे सभी संख्याएं जिनमें परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं शामिल हो। वास्तविक संख्याएं वो संख्याएं होती है जिसमें परिमेय यानी कि रैशनल और इरेशनल यानी कि अपरिमेय संख्याएं शामिल हो। ठीक है, अब इसके बाद अवास्तविक नंबर्स भी आते हैं, लेकिन वो हमारा टॉपिक नहीं है, हम रियल नंबर तक ही रुक जाएंगे। ठीक है, अब रियल लाइन के बारे में आपने सुना होगा, पहले इसको इरेज करते हैं। ठीक है, आपने रियल लाइन के बारे में सुना होगा जिसमें बीच में हमारा सरदार, हमारा राजा जीरो बैठा हुआ होता है और के पीछे बहुत सारी संख्याएं होती हैं। चलिए
हम रियल लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक। तो ये हमारी आ गई थी रियल लाइन। ये इतनी लंबी है, इतनी लंबी है, इतनी लंबी है कि इसको अगर पूरा हम ड्रॉ करना चाहे ना तो पूरी दुनिया कवर कर लोगे, पूरा आसमान पे चले जाओगे ना, फिर भी ये खत्म नहीं होगी। है ना मजे की बात। ये इतनी लंबी है, इतनी लंबी क्या, ये खत्म ही नहीं है कहीं, ये खत्म ही नहीं है। ये जितना आगे बढ़ाते जाओ उतना कम है, ठीक। इधर हमारे होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर आते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 और आगे भी है, ठीक है। इसमें जो ये तो हमारे सारे हैं इंटीजर्स, ठीक है। अब जो रेशनल नंबर्स आते हैं वो इन दोनों के बीच में ही आते हैं, ठीक है। वो जो सारे रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, ये सब इसी लाइन पे आते हैं, ठीक है। अब कोई पूछेगा कि 3/4 कहाँ आता है, ठीक है। तो 3/4 0 और 1 के बीच में आता है, ओके। 3/4 0 और 1 के बीच में आता है। 5/4 कहाँ आता है, तो हम ये कैसे पता लगाएंगे, हम ये कुछ इस तरह पता लगाएंगे, देखिए हम इसको भाग कर देंगे, ठीक है। 4 एकम 4, भागा तो आपको आती होगी ना, भाग देना। 5 में से 4 बटेगा, 1 बचेगा। अब हम देंगे दशमलव, ठीक है। यहाँ देंगे 0 4 दूनी 8, ठीक। ये 0 बनेगा, 4 5 20, ठीक। 1.25। तो ये हमें अब हम ये तो नहीं दिख रहा था उतना साफ, लेकिन इसके बराबर में हमने इसकी शक्ल चेंज करके क्या लिख दी, हमने लिख दी 1.25। अब ये जो 1.25 है ये साफ पता चलता है कि 1 से थोड़ा बड़ा है, तो 1 से बड़ा है तो ये एग्जिस्ट कहाँ करेगा, यहाँ 1 और 2 के बीच में। आता समझ आप लोगों को, ये एग्जिस्ट 1 और 2 के बीच में करेगा। इसी तरीके से अगर हम ले लें कि 8/7 कहाँ करेगा, तो देखिए 8/7 1/7, ठीक है। 0, ओके, फिर से 0, 28, ठीक। ठीक है, तो ये हम देख पा रहे हैं कि ये जो आगे बढ़ रहा है तो 1 से आगे है, तो ये भी 1 और 2 के बीच में ही आएगा, ठीक है। तो इसी तरह हमें अगर रेशनल नंबर दिया हो, इरेशनल नंबर दिया हो, हम पता लगा सकते हैं कि वो रियल नंबर से कहाँ बैठा हुआ है, कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक। तो उम्मीद है आप लोग रियल नंबर समझ चुके होंगे, ठीक। अब नेक्स्ट हमारा कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर। अब कंपोजिट नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, तो पहले डेफिनेशन ही पढ़ लेते हैं, ठीक है।
A composite number is a natural number that is divisible by 1 itself and at least one other number. अगर हम दूसरे शब्दों में in other word, a number having more than 2 factors is called composite number. अब ये कहना क्या चाहता है? कहना बच्चों ये चाहता है कि कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो एक से डिविजिबल हो, मतलब एक से विभाजित हो जाए, खुद से विभाजित हो जाए और कम से कम इन दोनों के अलावा किसी भी नंबर से कम किसी एक नंबर से विभाजित तो हो ही जाए। एक के आगे 2 नंबर से भी हो सकता है, 3 नंबर से भी हो सकता है, लेकिन इन दोनों के अलावा कम से कम एक नंबर से विभाजित हो, ये कंपल्सरी है। ठीक है, कंपोजिट नंबर एक से विभाजित होगा ही, अपने आप से तो विभाजित होगा ही। ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी किसी संख्या से विभाजित हो तो उसको बोलेंगे हम कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर को हिंदी में कहते हैं भाज्य संख्याएं। क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं। ठीक, भाज्य संख्याएं। इसकी डेफिनेशन कुछ यूं है कि हिंदी में लिख देती हूँ, इंग्लिश में तो है ही। भाज्य संख्या वो प्राकृतिक संख्या है, वो प्राकृतिक संख्या है जो एक और स्वयं के अलावे भाज्य संख्याएं वे प्राकृतिक संख्याएं हैं जो एक और स्वयं के अलावे कम से कम एक, ज्यादा से ज्यादा कितनी भी हो सकती है, कितनी भी संख्याओं से, ठीक है, कम से कम एक किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो। ठीक है, भाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं, वो प्राकृतिक संख्याएं होती है। ये टर्म भी माइंड करने वाला है कि प्राकृतिक संख्याएं होती है। भाज्य संख्याएं प्राकृतिक संख्याओं में से होती है, ना कि इंटीजर्स में से होती है। मतलब माइनस अगर किसी संख्या में लग जाए तो वो हमारा कंपोजिट नंबर नहीं है। ठीक है, तो डेफिनेशन हम दिया है कि भाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती है, वो प्राकृतिक संख्याएं होती है जो एक और स्वयं के अलावे कम से कम किसी एक, ज्यादा से ज्यादा 2, 4, 6, 8 कितनी भी संख्याओं से विभाजित हो सकती है, लेकिन कम से कम किसी एक संख्या से विभाजित उसको होना ही है। अगर हो रही है तो भाज्य संख्या है, नहीं हो रही है अभाज्य संख्या है। मैंने बोलते अभाज्य संख्या की भी डेफिनेशन दे दी। अभाज्य संख्या भाज्य संख्या का बिल्कुल विपरीत है। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है एक और स्वयं के अलावे किसी भी दूसरी संख्या से विभाजित ना हो, उसको अभाज्य संख्याएं कहते हैं। मतलब अभाज्य संख्या वो संख्या है जो खुद से विभाजित हो। विभाजित होने का मतलब क्या है? कई लोग विभाजित होने का मतलब ही नहीं समझ रहे होंगे। विभाजित होने का मतलब ये है कि जैसे अगर हम भाग दे रहे हैं, 10 का भाग दे रहे हैं 2 से, ठीक, 2, 5, 6, 10, ये पूरी तरह कट गया। यहाँ पे कुछ बचा नहीं, बचा ना, शेष आया नहीं आया, 0 आया, कट गया। तो ये हम कहेंगे कि 10 2 से पूरी तरह विभाजित है। 10 2 से
पूरी तरह विभाजित है, कोई शेष नहीं बच रहा है, तो इसको कहते हैं कंप्लीटली डिविजिबल, पूर्णतः विभाजित। ठीक है, तो भाज्य संख्या वो होती है जो एक और स्वयं के अलावा कम से कम किसी दूसरी संख्या, किसी एक दूसरी संख्या से विभाजित हो। ठीक, और अभाज्य संख्याएं क्या होती है, इसके उल्टा, जो एक और स्वयं के अलावा किसी से भी विभाजित ना हो। वो कहे कि मैं विभाजित होंगी तो सिर्फ एक से होंगी और खुद से होंगी और कोई मुझे विभाजित नहीं कर सकता है। हम एग्जाम्पल देंगे प्राइम नंबर्स की। ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं प्राइम नंबर की, जैसे हमारा हो गया 11। अब इसको विभाजित करके दिखाओ। मैंने कहा यहाँ तुम खुद से कोई संख्या रखो और इसको विभाजित करो। यहाँ पे बस मुझे 0 0 देखना है, मुझे यहाँ पे कुछ शेष बचा हुआ नहीं नजर आना चाहिए। तुम यहाँ पे खुद से कोई संख्या रख सकते हो। अब सोच में पड़ जाएंगे क्या रखे। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ 1 और 11 के अलावा यहाँ पे रखने के लिए आपको कुछ नहीं मिलेगा। 1 और 11 के अलावा यहाँ पे कुछ नहीं रख सकते हैं। अगर यहाँ पे हमको 0 0 लाना है, अगर शेष नहीं बचाना है, तो 1 से हम विभाजित करेंगे, 11 हो गया। ठीक है, हम 11 से विभाजित करेंगे। ठीक, बस इसके अलावा कोई संख्या नहीं है जो 11 को पूरी तरह से विभाजित करते, तो हम कह सकते हैं 11 जो है प्राइम नंबर है और भाज्य संख्या है। लेकिन अगर वहीं पे हम 12 लें, तो 12 जो हमारा है ये 1 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, 1 से कंप्लीटली डिविजिबल है। ठीक, ये जो हमारा 12 है ये 12 से भी कंप्लीटली डिविजिबल है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा ये 2 से भी डिविजिबल है। इसके अलावा ये 3 से भी डिविजिबल है। ठीक है, इसके अलावा ये 6 से भी डिविजिबल है। तो ये 1 से डिविजिबल है, ये 12 से डिविजिबल है, मतलब 1 और स्वयं से डिविजिबल तो है, विभाजित है, लेकिन इसके अलावा कम से कम किसी, ज्यादा से ज्यादा कितना भी। ठीक है, तो कम से कम किसी एक, तो ये तो और स्मार्ट है, ये तो 3 से विभाजित हो रहा है, तो 3 संख्याओं से विभाजित हो रहा है। ठीक है, तो ये जो हमारा 12 है ये भाज्य संख्या है। ठीक, और 11 जो है हमारा अभाज्य संख्या है। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? आगे बढ़े, कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं भाज्य संख्या और अभाज्य संख्याओं के। ठीक है, एग्जाम्पल्स ले लेंगे। सबसे पहले भाज्य संख्या के बारे में देखेंगे। भाज्य संख्या जो है हमारी 4 हो सकती है। अगर कोई पूछे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, तो हम कहेंगे 4। क्यों? क्योंकि इससे छोटी कोई भाज्य संख्या है ही नहीं। वो कैसे? देखिए, इससे छोटी हम संख्या करते हैं 3। ये अभाज्य संख्या है, ये 1 और 3 के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होगी। ठीक, इससे पहले पकड़ते हैं 2। ये भी 1 और स्वयं, यानी कि 1 और 2 के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, इसके नीचे चलते हैं। अब है हमारा 1, ये भी 1
और स्वयं स्वयं तो ये खुद एक ही है, ठीक है, इसके अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होगा। इस तरीके से 4 जो है हमारा पहला भाज्य संख्या है, ठीक है, 4 पहला भाज्य संख्या है। ओके, और एग्जाम्पल्स लेंगे हम, 6 ले सकते हैं, 12, 8, 9 भी ले सकते हैं, ठीक है, 15 भी हो सकता है, 18 हो गया, 21 हो गया, 25 हो गया, 24 हो गया, बहुत सारे हैं, ठीक। तो आप लोगों का ये भी होमवर्क है कि आप 1 से 50 के बीच के सारे भाज्य संख्याओं को लिख कर लाओगे, ठीक है। और अब हम अभाज्य संख्याओं के एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। बहुत सारे हैं, ये भी मतलब भाज्य संख्याओं से कम है, लेकिन ये भी बहुत सारे, 11 हो गया, ठीक है, और 17 हो गया, 19 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और भी शो ऑन। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। What is about 0? 0 is neither a prime number nor a composite number because it has infinitely many factors. फैक्टर्स का क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो एक और डेफिनेशन आपने नहीं देखी होगी, ठीक, कि इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अ नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। मतलब एक नंबर जिसके पास 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं, ठीक है, 2 से ज्यादा फैक्टर्स जिस संख्याओं के होते हैं वो हमारा कंपोजिट नंबर होता है। अब देख लेंगे 2 से ज्यादा फैक्टर, हमने यहाँ कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या के एग्जाम्पल लिए, इसमें से हम किसी एक को उठा लेंगे, 12, ठीक है, फैक्टर्स यानी कि विभाजक, गुणनखंड कह सकते हैं, ठीक है, तो इसके गुणनखंड हम देख लेंगे, तो है हमारा 1 और 12, ये तो है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा हो सकता है हमारा 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ठीक, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है। ओके, यहाँ पे जो हमने 12 का किया, इसमें 4 भी आएगा, 4 से भी हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, 4 तिहाई 12। तो इसके जो 12 के जो विभाजक हैं, ये 4 है, 6 है, 2 है, 3 है, क्योंकि एक और स्वयं के अलावा इसके बहुत सारे हैं। यहाँ पे भी हम वही एग्जाम्पल ले रहे हैं, उसमें देखिए कि इसके फैक्टर्स हैं, 1 है, 12 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, ये सारे इसके फैक्टर्स हैं। तो 2 से ज्यादा जिसके फैक्टर्स होंगे वो कंपोजिट नंबर कहलाएगा, और सिर्फ 2 रहेंगे exactly 2 factors, that means a prime number has exactly 2 factors is called prime number. Okay, तो 0 के बारे में क्या कहना है, तो 0 के फैक्टर्स जो हैं वो इनफाइनाइट है। कैसे कहेंगे कि इनफाइनाइट है, तो 0 को हम इनफाइनाइट संख्याओं से विभाजित कर सकते हैं। 0 के फैक्टर्स इनफाइनाइट हैं। ओके, मतलब 0 जो है, एक और तरीके से समझ सकते हैं हम कि हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था, अ कंपोजिट नंबर इज अ नेचुरल नंबर। क्या पढ़ा था हमने, नेचुरल नंबर,
ठीक है। तो अ कंपोजिट नंबर इज अ नेचुरल नंबर। तो यहाँ बात हमारी हो रही है नेचुरल नंबर की, और नेचुरल नंबर में जीरो आता ही नहीं है, तो जीरो का जिक्र करना ही यहाँ पे बेकार है, क्योंकि जीरो नेचुरल नंबर में तो आता ही नहीं है। अब जो भी हमारी भाज्य और अभाज्य प्राइम और कंपोजिट नंबर है वो नेचुरल नंबर्स में होते हैं, ना कि होल नंबर या इंटीजर्स में। तो जीरो जो आता है वो होल नंबर में आता है, ना कि नेचुरल नंबर में। तो जीरो ना तो भाज्य संख्या है, जीरो ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। ठीक है, आगे चलो। तो इतने सारे नंबर्स के बारे में देख ही लिया है, तो इवन एंड ऑड के बारे में भी देख लेते हैं। तो ये कोई नंबर सिस्टम नहीं है। जो भी हमने कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर पढ़ा, जो भी हमने इवन और ऑड पढ़ा, ये नंबर सिस्टम नहीं था। ये सिर्फ टाइप्स थे नंबर्स के। इवन ऑड भी टाइप है नंबर्स के, कंपोजिट और प्राइम भी टाइप्स थे नंबर के। लेकिन जो हमने रियल नंबर तक पढ़ा वो हमारा नंबर सिस्टम का हिस्सा था। कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो इवन एंड ऑड नंबर्स क्या होते हैं? तो अ नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर, ठीक है। A number which is not divisible by 2 is called odd number। साफ समझ में आ रहा है कि वो नंबर जो दो से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, मतलब जो दो से कंप्लीटली विभाजित हो जाए, उसको इवन नंबर कहेंगे, और जो नहीं है उसको ऑड नंबर कहेंगे। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 7 हम डिवाइड करके देखेंगे 2 से, तो 2 एकम 2, आई मीन सॉरी 2 तिहाई 6, ठीक है। एक आएगा, एक बच गया, ये हमारा क्या है? शेष है, ठीक। ये हमारा शेष है, तो ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, तो ये यहाँ आ जाएगा। अब हम लेंगे 8 को, डिवाइड करेंगे, 2 चौका 8, ये हो गया कंप्लीटली डिविजिबल है। 9 शेष, नो रिमाइंडर, ओके। तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे। उसी तरीके से हम एक और नंबर लेते हैं। मान लीजिए हमने लिया 24, ठीक है। डिवाइड करेंगे 2 से, 2 1 जा 2, ठीक, 2 2 4, ओके। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि नो रिमाइंडर मीन्स कंप्लीटली डिविजिबल, तो ये हमारा यहाँ आएगा। इसी तरीके से अगर हमें इवन पहचानना होगा तो हम ये देखेंगे कि ये 2 से डिविजिबल है या नहीं। इधर है इवन नंबर और नहीं है तो ऑड नंबर। हिंदी मीडियम वालों के लिए अगर है तो सम संख्या और नहीं है तो विषम संख्या, ठीक है। हिंदी में लिख दो, सम संख्या और विषम संख्या, ठीक है, ओके। तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।